तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.2। 1.1 के सारे एग्जाम्पल और सारे प्रश्न हम लोगों ने खत्म कर दिए हैं। और जिन विद्यार्थियों ने अगर अभी तक वो सारे एग्जाम्पल और प्रश्न नहीं देखे हैं तो आप चैनल पे जाके वो वीडियो और सारे के सारे जो प्रश्न एग्जाम्पल है सारा देख लीजिए। उसके बाद आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.2, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अपरिमेय संख्या को प्रूव कैसे करेंगे, यानी कि अपरिमेय संख्या को सिद्ध कैसे किया जाता है। बहुत से मतलब छात्रों को लगता है भैया अपरिमेय संख्या सिद्ध करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मुश्किल है इसलिए थोड़ा सा कि उसका प्रोसेस थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आप एक बार अगर अच्छे से एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना सीख लिया तो उस कॉन्सेप्ट के जितने सारे अपरिमेय संख्या आएंगे आप बड़े आसानी से सबको प्रूव कर दोगे। तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करने वालों की जो संख्या की जो वैरायटी है वह केवल दो प्रकार का है, केवल दो प्रकार का है। यानी कि पहले टाइप में, यानी कि टाइप 1 में आपको क्या मिलेगा, इस तरह सिंगल रूट वाले संख्या मिलेंगे। जैसे मान लो दिया है √3, √2, √5, √7, √11। इस तरह के जो होंगे ये टाइप 1 के प्रश्न हैं। आपको एक इस तरह का आएगा मतलब अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए। तो आप मान के चलो अगर आपने मान लो √3 को प्रूव करना सीख लिया तो आप इस तरह के यानी कि जो सिंगल रूट वाले हैं जितने भी अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए बोला जाएगा आप आसानी से सबको सिद्ध कर पाओगे। जैसे √3 को सिद्ध किए हो वैसे वैसे √2, √5, √7, √11 सब सिद्ध हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है आपको ध्यान से एक एक लाइन स्टेप बाय स्टेप आपको समझना पड़ेगा, तब जाके अगर आपने एक कर लिया तो बाकी के सारे अपने आप हो जाएंगे। और टाइप 2 वाला जो है यानी कि जो टाइप सेकंड वाला है उसमें आप लोग क्या सीखोगे भाई, उसमें आप सीखोगे जैसे मान लो यहाँ पे दिया रहेगा मिक्स वाला, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का मिक्स दिया रहेगा 3 + √5 या 2 - का 2 √3 या आ सकता है 1/√2 या √3 2 √3 प्लस का 4। समझ पा रहे हो, ये टाइप 2 वाला है। यानी कि अगर आपने एक ए वाला सीखा तो सारे के सारे आ जाएंगे, और इस टाइप 2 वाले में अगर आपने एक सीख लिया तो सब में वही लॉजिक लगेगा जो इस वाले में एक आपको अपरिमेय संख्या सिद्ध करने में लगेगा। सारा का सारा लॉजिक बाकी क्वेश्चनों में लगेगा। तो आप ध्यान से पहला टाइप 1 वाला हम लोग करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक छोटा सा प्रमेय है, क्योंकि बहुत से लोग जानते नहीं भाई पूर्णांक है 2 से कट रहा है 4 से कट रहा है क्यों ऐसा हो रहा है, कुछ लॉजिक उनको समझ में नहीं आता है। बाद में कहते हैं मैथ कठिन है, ऐसा वैसा समझ में नहीं आ रहा है। आप जब ध्यान से जो प्रमेय दिया हुआ है अगर आप ध्यान से ये समझोगे तभी तो आगे जाके जब क्वेश्चनों में इसका यूज होगा तब आप जाके फील कर पाओगे। और प्रमेय नाम देख करके भाई सबको डर लगता है प्रमेय, लेकिन यहाँ डरने वाली बात नहीं है। यहाँ प्रमेय को केवल समझना है, यहाँ पे प्रूफ नहीं मांगा गया भाई, यह एग्जाम में इसका प्रूफ नहीं मांगता है। बस यहाँ हम थोड़ा सा आपको समझाएंगे कि यह प्रमेय कहना क्या चाह रहा है, इसका मतलब वास्तविक मतलब क्या है, आप ये जान लोगे अच्छा रहेगा। अब देखो ध्यान से हम लोग उसको शुरू करने जा रहे हैं, यानी कि क्या स्टेटमेंट है उसको पहले ध्यान से पढ़ते हैं और क्या क्या बातें हैं सीखेंगे। पहला क्या दिया रखा है भाई, प्रमेय दिया है प्रमेय 1.2, यदि p एक अभाज्य संख्या है, यदि p एक अभाज्य संख्या है, यदि p a² को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगा जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। मतलब a एक धनात्मक पूर्णांक है, मतलब a कोई पूर्णांक है और वो भी कैसा है, धनात्मक पूर्णांक है। तो जो अगर p एक अभाज्य संख्या है, यदि a p यानी कि p जो है a² को विभाजित करेगा, यानी कि जो a² है वो पूर्णांक है, यानी कि जो अभाज्य संख्या है, कहने का मतलब ये जो p है, p को क्या बोला है, अभाज्य संख्या। p को क्या बोला है, अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या जैसे मान लो क्या हो जाएगा भाई, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, यह यानी कि p का मान आप यह समझ लो। और a मतलब पूर्णांक है, a मतलब क्या है भाई, a मतलब है पूर्णांक, और a मतलब पूर्णांक है। तो पूर्णांक आप दो प्रकार से पढ़े थे, एक धनात्मक पूर्णांक पढ़े थे और एक ऋणात्मक पूर्णांक। तो यहाँ पे क्या बोला है कि p एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, यानी कि जो p का मान यानी जो पूर्णांक लेना है वो हमें धनात्मक लेना है। तो धनात्मक में आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे मान लो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, ये सारे के सारे क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। तो कहने का मतलब क्या है कि यदि p a² को विभाजित करेगा, मान लीजिए इनमें से कोई संख्या है, अब यानी कि a² को विभाजित कर रहा है, a² का मतलब जैसे मान लो अगर मान लो यहाँ पे 5
5 के स्क्वायर को, या सिंपल हम इस तरह से इसको कह सकते हैं, जैसे हम पूर्णांक को मान लो ले रहे हैं 6, पूर्णांक कितना ले ली भाई 6। अब मान लो 6 का वर्ग 6 का स्क्वायर कर दें और a का मान यानी कि p हम कोई संख्या ले ले भाज्य संख्या, तो p को ये भाज्य संख्या ले रहे हैं यहाँ पे 3। आ रहा समझ में? यानी कि ये जो 6 है वो तो पूर्णांक है, तो पूर्णांक के अगर स्क्वायर को अभाज्य संख्या कोई विभाजित करेगा तो यानी कि 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36 और यहाँ पे 3। अब 36 को 3 विभाजित करेगा क्या बार में, 3 एकम 3 दूना 6 यानी कि 12 बार में। तो कहने का मतलब यह है अगर यह इसके स्क्वायर को अभाज्य संख्या विभाजित करेगा तो अगर स्क्वायर ना भी रहे यानी कि 6 बटे केवल 3 रहे तब भी यह इसको विभाजित करेगा। कहने का मतलब यह है कि यदि p जो है a स्क्वायर को विभाजित करेगा तो अगर स्क्वायर ना रहे तब भी जो है p a को विभाजित करेगा। तो हमारे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। और जहां p एक अभाज्य संख्या है और a क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है, और धनात्मक पूर्णांक को अगर अभाज्य संख्या विभाजित, धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को अगर अभाज्य संख्या विभाजित करता है तो अगर धन यानी कि वर्ग ना रहे तब भी वह अभाज्य संख्या उसको विभाजित करेगा। इसी का यूज हम लोग लेंगे अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करने के लिए। आप ये चीज समझ पाओगे तभी जाके आप आराम से कर पाओगे जो है अपरिमेय संख्या को सिद्ध। तो उदाहरण नंबर 5 यह हमारे पास है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर आपने यह एक सिद्ध करना सीख लिया ना तो बाकी के जितने सिंगल रूट वाले हैं √2, √5, √7, √11 इस तरह के जितने भी प्रश्न आएंगे सिद्ध करने के लिए आप सब कर पाओगे। आपको कुछ भी एक शब्द कहीं बदलना नहीं है, बस केवल जहां √3 दिखेगा इसमें वहां √2 रख देना है अगर √2 को पूछेगा तो। अगर √5 पूछेगा तो जहां जहां √3 हम भी लिखेंगे वहां आपको केवल 5 रखना है, बाकी कुछ भी नहीं बदलना है। तो कहने का मतलब यह है अगर ये वाला एक आप प्रश्न आपको करने आ रहा है तो इस टाइप के सारे प्रश्न आपके कवर हो जाएंगे एक ही प्रश्न से। तो आइए शुरू करते हैं। तो दिया है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो दिया है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन प्रूव करो कैसे, किस तरह से अपरिमेय संख्या है। तो जब भी आपको मिले कि अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना है, प्रूव करना है, तो आप उसके अपोजिट मानो। अपोजिट का मतलब यह है अगर बोला है कि सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या है तो हम लोग मानेंगे माना √3 एक क्या अपरिमेय संख्या है। हम लोग मानेंगे कि √3 क्या है, परिमेय संख्या है। यहां सिद्ध करने के लिए बोला है कि सिद्ध करो अपरिमेय है, लेकिन हम लोग उसका उल्टा मानेंगे। हम लोग मानेंगे माना √3 एक परिमेय संख्या है। हम लोग उल्टा मान करके फिर अपने ही बातों का आगे विरोध कर देंगे, जिससे हो जाएगा कि √3 एक क्या है, परिमेय संख्या नहीं बल्कि क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखना और वीडियो कहीं भी स्किप मत करना, क्योंकि अगर स्किप करोगे तो समझ में नहीं आएगा और जब समझ नहीं पाओगे फिर दिक्कत होगा। अब देखो ध्यान से, तो सबसे पहले हम लोग यहां से लिखते हैं सॉल्यूशन इसका। तो हल हमारे पास यहां शुरू होता है इसका। अब देखो ध्यान से, तो हल हो गया शुरू। अब हम लोग इसको मानेंगे भाई, क्या करेंगे भाई, हम लोग लिखेंगे यहां पे कि माना √3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। माना √3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। अब ध्यान से देखना, अगर √3 एक परिमेय संख्या है तो यह परिमेय संख्या के बराबर होगा। परिमेय संख्या किसे बोलते हैं, जो p बटे q के रूप में लिखा उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। अगर √3 एक परिमेय संख्या है तो यह परिमेय संख्या के बराबर कर दो। तो यह लिखेंगे फिर से, माना √3 बराबर है p बटे q के। माना √3 बराबर है p बटे q के। आप जहां लिखोगे, जहां p व q क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्या है। आप इस तरह मान लोगे भाई, माना √3 बराबर है p बटे q के, जहां p और q क्या है, सह अभाज्य संख्या है। तो देखो यह बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि सह अभाज्य संख्या होती क्या। आप ध्यान से एक बार थोड़ा सा देख लो
सहअभाज्य संख्या किन्हें कहा जाता है? सहअभाज्य संख्या। तो सहअभाज्य संख्या किन्हें कहा जाता है? जिनका HCF क्या हो? 1 हो। जिनका HCF क्या होता है? 1 के बराबर होता है। जिनका HCF 1 के बराबर होता है उन संख्याओं को हम बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। और HCF 1 कब आता है? सबको पता है HCF 1 कब क्या आता है भाई? जब दोनों संख्याओं में कुछ भी कॉमन ना हो, यानी कि कुछ भी उभयनिष्ठ ना हो, तो उस कंडीशन में HCF हम कितना मानते हैं? 1। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास मान लो 15 हो गया और एक मान लो कितना हो गया? 16। अगर हम 15 का अभाज्य गुणनखंड करें तो एक तो भाई 1 से तो दुनिया की सारी संख्या कटती हैं। अब 15 किससे कटेगा? 3 से कटेगा। और कितने से कटेगा? 5 से। अब 16 भी 1 से तो कटेगा ही, हमने बताया दुनिया की सारी संख्या 1 से कटती हैं। अब 16 का अभाज्य गुणनखंड करके क्या आएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, इस तरह से। अब आप ध्यान से देखना, अगर इनका हमें 15 और 16 का अगर HCF निकालना हो तो 15 और 16 का अगर HCF निकालना है तो ध्यान से देखना, इनमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? कुछ कॉमन है क्या? 3 है, नीचे 3 है या नहीं है? 5 है, नीचे 5 नहीं है। और नीचे 2 है तो ऊपर कहीं भी 2 दिख नहीं रहा है। इसका मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है। बस क्या हमें कॉमन दिख रहा है? 1 दिख रहा है। इसका मतलब इनका HCF कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा वह सभी संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं हैं जिनका HCF कितना हो? 1 हो, या उनमें कुछ भी कॉमन ना हो, उनको बोला जाएगा सहअभाज्य संख्या। तो हमने मान लिया कि भाई P और Q सहअभाज्य संख्या है। अभी आगे P और Q में कुछ कॉमन हो जाएगा, कुछ उभयनिष्ठ हो जाएगा, जिससे सिद्ध हो जाएगा भाई हमने तो माना था कि सहअभाज्य संख्या है, लेकिन यहाँ पे तो इसमें कुछ ना कुछ कॉमन है। इसका मतलब P और Q सहअभाज्य संख्या नहीं है। अतः हमारी पूर्व की कल्पना गलत है। √3 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। ऐसा हम लोग प्रूव करने वाले हैं। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे ख्याल से समझ में आ गया होगा सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। चलिए अब आगे क्या होगा, ध्यान से देखना कि भाई √3 बराबर है P/Q के। तो हमें लोग क्या करने वाले हैं, लिखेंगे कि √3 बराबर है P/Q के। अब इस तरह से अब हम लोग करने वाले हैं क्या, इसका क्या लिखने वाले हैं? वर्ग करने पर। अब ध्यान से देखना, क्या करेंगे? इसका वर्ग करेंगे। और वर्ग करने के बाद क्या आएगा? ध्यान से देखना, इसको वर्ग जब करोगे तो √3 क्या हो जाएगा भाई? √3 क्या हो जाएगा यहाँ पे? या थोड़ा सा एक बार के लिए थोड़ा सा वर्ग अभी मत करो, थोड़ा सा क्रॉस गुणा उड़ा कर लो और थोड़ा सा हम इसको ऊपर लिख देते, नहीं तो जगह है भाई, बड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा है। तो यहाँ लिखेंगे √3, हम यहीं से क्रॉस गुणा इसका कर लेते हैं। थोड़ा सा देखो, क्रॉस गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? यहाँ पे बटे 1 करके, सॉरी बटे 1 करके इसका क्रॉस गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? P1 का क्या हो जाएगा? P। और यहाँ क्या हो जाएगा भाई? √3Q। इस तरह भी कर सकते हो। अब आराम से इनका कर दो क्या, वर्ग करने पर। वर्ग करने पे क्या आएगा भाई? आएगा हमारे पास p²। अब √3 का जब वर्ग होगा तो केवल क्या हो जाएगा? 3। Q का वर्ग क्या हो जाएगा? Q² होगा इस तरह से। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो 3 है, ये जो 3 है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई? बटे में p² बटे कितना हो जाएगा? 3। अब बराबर में क्या हो जाएगा? Q²। अब ध्यान से देखना, हम लोगों ने क्या माना था भाई? P और Q सहअभाज्य संख्या है, तो सहअभाज्य संख्या भी पूर्णांक होती है। इसका मतलब हम लोग लिखेंगे भाई कि ये जो Q है वो तो पूर्णांक है, इसलिए Q² भी क्या होगा? पूर्णांक होगा। अगर Q पूर्णांक है तो Q का वर्ग भी पूर्णांक होगा, और यह पूरा का पूरा पूर्णांक है तो यह पूर्णांक पूर्णांक ही बराबर होगा। तो लिखेंगे चूंकि Q एक क्या है? पूर्णांक है। Q एक क्या है? पूर्णांक है, इसलिए Q² भी क्या होगा? पूर्णांक होगा। इसलिए Q² भी क्या होगा भाई? पूर्णांक होगा। अगर Q पूर्णांक है तो Q का वर्ग भी पूर्णांक होगा। पूर्णांक है तो पूर्णांक का वर्ग करोगे तो पूर्णांक आएगा। अब ध्यान से देखना, अगर यह पूर्णांक है हमारे पास, ये जो Q² है अगर यह पूर्णांक है तो यह पूर्णांक के ही बराबर होगा। इसका मतलब P² बटे 3 भी पूर्णांक है, यानी कि P पूर्णांक है। तो अब ध्यान से देखना,
अभी हमने इसके पहले प्रमेय जो हम लोग कराए थे, प्रमेय क्या था भाई हमारे पास? प्रमेय हमारे पास था कि यदि भाई अगर मान लो कोई पूर्णांक है और पूर्णांक का हम लोग स्क्वायर कर दे और नीचे कोई अभाज्य संख्या हो और अभाज्य संख्या अगर इसके पूर्णांक के वर्ग को विभाजित करेगा तो अगर यह वर्ग हट जाए और सिंपल केवल बस पूर्णांक रहे और बटे में अभाज्य संख्या रहे, तब भी यह अभाज्य संख्या इस पूर्णांक को क्या करेगा? विभाजित करेगा। ऐसा हम लोगों ने प्रमेय सीखा है, तो ध्यान से देखना। तो अगर यह p स्क्वायर पूर्णांक है और 3 अभाज्य संख्या है तो अतः लिखेंगे, अतः p स्क्वायर 3 से क्या है? भाज्य है। p स्क्वायर 3 से भाज्य है, इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए हो जाएगा p भी 3 से भाज्य होगा। भाई अगर पूर्णांक का वर्ग 3 से विभाजित हो रहा है तो बिना वर्ग के भी यह p जो है 3 से भाज्य होगा। अब आराम से देखना ध्यान से, अब क्या होने वाला है। तो इसको अब मान लो समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, माना कि जब p में 3 से भाग दिया जा रहा है तो इसका जो आंसर आ रहा है, यानी कि कोई पूर्णांक आ रहा है कि केवल, मान लो एक बार के लिए पूर्णांक आ रहा है, यानी कि 3 से जब p में भाग दिया जा रहा है तो कुछ न कुछ पूर्णांक आ रहा है, तो वह पूर्णांक क्या है? केवल है। तो यानी कि हमारे पास जो p का मान निकलेगा वह क्या हो जाएगा? क्रॉस गुणा कर दो, क्या हो जाएगा? 3k1। इसको मान लो समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2, और लिख देना जहां k1 एक क्या है? पूर्णांक है। जहां k1 एक क्या है? पूर्णांक है। जहां k1 एक क्या हो जाएगा? पूर्णांक हो जाएगा। अब ध्यान से फिर से समझना। अब हम समीकरण नंबर 2 का मान समीकरण नंबर क्या रख रहे हैं भाई? 1 में रख रहे हैं। समीकरण 2 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो क्या होगा? यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 2 का मान, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 का मान समीकरण नंबर 1 में रखो, क्या होगा? तो 2 का मान जब 1 में रखोगे तो जहां p है वहां पे क्या रखना है? 3k1। तो यहाँ लिखेंगे 3k1 का स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा? 3 और बराबर में क्या हो जाएगा? q स्क्वायर। अब देखो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 9 और k1 का स्क्वायर और बटे में 3 और बराबर में क्या बचेगा? यहाँ पे q स्क्वायर। अब 3 से अगर 9 को काटोगे, जब 3 से 9 को काटोगे कितना आएगा भाई? 3 से 9 को काटो कितना आएगा? यहां आ जाएगा हमारे पास 3k1 का स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा? q का स्क्वायर। ठीक, अब इसको आगे थोड़ा सही कर लेते हैं, तो ऊपर ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ध्यान से देखना है, यहाँ पे यह जो 3 है गुणे में है, q की तरफ आएगा, किस में हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? k1 का स्क्वायर बराबर होगा q स्क्वायर बटे में 3। तो k1 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा q स्क्वायर बटे में किसको हो जाएगा? 3 के। तो अब ध्यान से देखना, तो लिखेंगे यहाँ पे चूंकि k1 एक क्या है? पूर्णांक है। चूंकि k1 एक पूर्णांक है इसलिए k1 का स्क्वायर भी क्या होगा? पूर्णांक होगा। अगर k1 एक पूर्णांक है तो k1 का स्क्वायर भी तो पूर्णांक होगा। अब आप खुद सोचो, अगर यह k1 का स्क्वायर पूरा का पूरा पूर्णांक निकल गया तो ये जो q स्क्वायर बटे 3 है, यह भी तो एक तरह से पूर्णांक ही होगा ना, क्योंकि पूर्णांक पूर्णांक के ही बराबर होता है। तो आप लिखोगे क्या? तो यहाँ पर आप लिखोगे q स्क्वायर एक पूर्णांक है और 3 क्या है? अभाज्य संख्या है। अगर कोई अभाज्य संख्या किसी पूर्णांक के वर्ग को विभाजित करेगा तो यह अभाज्य संख्या बिना वर्ग के भी इस पूर्णांक को क्या करेगा? विभाजित करेगा। ऐसा हम लोगों ने प्रमेय देखा है। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे हम चूंकि लिखेंगे यहाँ पे जो q स्क्वायर है वह 3 से क्या है भाई? 3 से भाज्य है। जो q स्क्वायर है वह 3 से भाज्य है, इसलिए q भी 3 से भाज्य होगा। इसलिए q भी जो है 3 से क्या होगा? भाज्य होगा। अब ध्यान से देखना, तो
तो फिर इसको हम मानेंगे फिर से कि माना कि जब Q में 3 से भाग दिया जा रहा है तो अब की बार रिजल्ट क्या आ रहा है भाई, K2 आ रहा है। रिजल्ट क्या आ रहा है अब की बार, K2 आ रहा है भाई। Q में हमने 3 से भाग दिया तो रिजल्ट क्या आया, K2। अब हम Q का अगर मान निकालें क्रॉस गुणा करके तो क्या हो जाएगा भाई, क्रॉस गुणा करेंगे यहाँ बटे करके क्रॉस गुणा करेंगे तो 3 एकम 3K2, ये हो जाएगा हमारे पास समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2। अब हम आराम से इसको ही लिख सकते हैं, जो भी है हमारा काम खत्म हो गया। क्योंकि आप खुद देखो समीकरण नंबर या 3 है, सॉरी ये हमारे पास समीकरण नंबर 3 है। आप समीकरण नंबर 2 को देखो, समीकरण नंबर 3 को ध्यान से एक बार देख लो। हमने क्या माना था शुरू में कि P और Q सहभाज्य संख्या है, और सहभाज्य संख्या का मतलब होता है एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, एक के अलावा कुछ कॉमन ना हो। और इसमें देखो ध्यान से, P में क्या मिल रहा है 3, Q में क्या मिल रहा है 3। अगर इन दोनों में 3 उभयनिष्ठ है तो आप क्या कहोगे क्या कि P और Q सहभाज्य संख्या है? नहीं है, क्योंकि अगर यह सहभाज्य संख्या होता तो यह 3 जिसमें कॉमन है वह नहीं होता। इसका मतलब हमने जो माना था वह क्या था, गलत था। √3 क्या है, अपरिमेय संख्या। तो लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से क्या है भाई, 2 व 3 से स्पष्ट है कि, समीकरण 2 व 3 से स्पष्ट है कि P व Q के अभाज्य गुणनखंड में, P व Q के अभाज्य गुणनखंड में 3 उभयनिष्ठ है, 3 उभयनिष्ठ है। अतः P व Q सहअभाज्य नहीं है, P व Q सहअभाज्य नहीं है कि नहीं भाई? कहां से सहअभाज्य होंगी, जब इनमें 3 कॉमन है। अतः P और Q सहअभाज्य नहीं है। अतः हमारी पूर्व की कल्पना क्या है, असत्य है। पूर्व की कल्पना क्या है, असत्य है। √3 एक क्या हो गया, अपरिमेय संख्या है। √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। यह इस तरह से आपको प्रूव करना है। तो आज हम लोग बस केवल एक ही उदाहरण करने वाले हैं, ताकि भाई आप आराम से वीडियो देखने के बाद कम से कम 2-3 बार रिवीजन करना, ताकि इस तरह के जितने सारे प्रश्न बने आप आसानी से उसको कर पाओ। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। बाकी हम लोग कल इसके जो एग्जाम्पल 1-2 बच्चे होंगे उनको करेंगे और पर्सनली करेंगे। और तब तक के लिए बाय।